हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। इसे लिपटे हुए सांप के रूप में दिखाया गया है। यह एक असामाजिक और असंयमी चरित्र का सुझाव देता है, जो ज्ञान में गहरा और आदतों में कठोर हो सकता है। इसका प्रमुख देवता सर्प है, जो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, पीड़ा ला सकता है, लेकिन अच्छी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को भी उत्पन्न कर सकता है। जब यह नक्षत्र लग्न पर हो तो व्यक्ति क्रूर, चंचल, कम संतान वाला, असामाजिक और अजीब व्यवहार करने वाला होता है। वातावरण के अनुसार ढलने में असमर्थ होता है, यानी ये समय के अनुसार बहुत जल्दी बदलना नहीं सीख पाता है। इसको बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है या बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में यह नक्षत्र मौजूद है तो ऐसा नक्षत्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रमी बना देता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति बहुत कठिन होता है। ऐसे व्यक्ति को मानवीय कार्य करते हुए समझदारी को विकसित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को कुछ चिंताएं दे सकता है, समाज में किसी सेवा पद को स्वीकार कर सकता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में मौजूद होते हैं तो ऐसा व्यक्ति असत्यवादी, भोजन पर नियंत्रण ना रखने वाला, पापी, कपटी और कृतघ्न होता है। यानी कि कई सारी बुरी आदतें हो सकती है, यानी झूठ बोलने की आदत हो सकती है, खाने पर इसका नियंत्रण नहीं होता है, यानी असमय खाना खाना, अनियंत्रित भोजन करना जो है वो इसकी आदत हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति कई बार पाप करने वाला भी होता है। ऐसे लोगों के अंदर जुआ सट्टा खेलने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। साथ ही आश्लेषा नक्षत्र के लोग कभी कभी जोखिम उठाने वाले भी होते हैं और सीधे तौर पर धन या लाभ के लिए जुआ खेलने जैसी प्रवृत्तियों को भी दिखा सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो पैसे का लाभ उठाने के लिए कई बार जोखिम लेने तैयार हो जाते हैं और जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाकर उससे धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि छोटी सी बात पर तर्क वितर्क करके उन विवादों को तूल देना इनकी आदत हो सकती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि ऐसे लोग तर्क करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के साथ इस तरह बहस में पड़ जाते हैं कि वो बड़े झगड़ों का कारण भी बन जाती हैं। साथ ही देखा जाता है व्यापार साथ ही देखा जाता है कि इनके अंदर व्यापार या लेन देन की प्रवृत्ति भी मौजूद होती है। यह गुण धन कमाने की योग्यता और व्यापारिक चतुराई को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को कई बार झूठ बोलने की आदत भी होती है, यानी कि कभी कभी ये लोग सच से दूर होकर झूठ बोलने या छल करने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध और ईर्ष्या का भी गुण देखा जाता है, यानी ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और कई बार उसकी वजह से क्रोधित भी होते हैं, या इनके अंदर की जो निगेटिविटी है वो क्रोध के रूप में बाहर आती है। यानी कि इन्हें छोटी छोटी बातों पर बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है और आत्मनियंत्रण की इनमें कमी देखी जाती है, यानी ये अपने ऊपर कई बार कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। यानी कि इनका गुस्सा अनियंत्रित हो जाता है और उसकी उसकी वजह से औरों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इनको भी कठिनाई होती है। इनके अंदर स्त्रीत्व के गुण देखे जा सकते हैं, यानी कि ये आमतौर पर स्त्रियों की तरह संवेदनशील, ग्रहणशील और भावनात्मक होते हैं। इनके अंदर समाज से अलग कुछ असामाजिक प्रवृत्तियां भी देखी जाती हैं, जिनकी वजह से लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। यानी इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सामान्य लोगों के लिए अच्छी नहीं समझी जाती हैं, तो इस वजह से जब लोगों को उन आदतों का पता चलता है तो लोग इनके साथ डिस्टेंस कर लेते हैं। कुछ लोगों के अंदर आध्यात्मिक रुचि भी देखी जा सकती है, यानी ये लोग अंदर से आध्यात्म की तरफ झुके हुए होते हैं, इनको धर्म में जो है वो इंटरेस्ट होता है। साथ ही ये धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को करने में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। इनकी आईसाइट भी कई बार बहुत वीक होती है, यानी शारीरिक दृष्टि से भी ये कमजोर होते हैं और दृष्टि में भी किसी प्रकार की कमी देखी जा सकती है। ये लोग नीचे देखने वाले लोग होते हैं, यानी शर्मीले, दबे हुए स्वभाव वाले या सतर्क रहने वाले होते हैं। इस वजह से कई बार इनकी दृष्टि दूसरों से बात करते समय नीचे झुकी हुई होती है। चंद्रमा के प्रभाव में आने पर इनकी भावनाएं, संवेदनाएं और मनोवृत्तियां प्रभावित हो सकती हैं। ये लोग कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं। व्यवहार में सख्ती, कठिनाई और कठोर निर्णय लेने वाला इनका स्वभाव बन जाता है।
इनके इसी व्यवहार की वजह से कई बार लोग इनसे नाराज हो जाते हैं या इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। यानी इनकी इन निगेटिव आदतों की वजह से लोगों को इनका साथ कई बार अच्छा नहीं लगता है और लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यह नक्षत्र सर्प देवता द्वारा शासित होता है। इसका आध्यात्मिक प्रतीक सर्प है जो ज्ञान, रहस्य और कभी कभी खतरे का संकेत देता है। और पहिए का आकार प्रतीकात्मक रूप से निरंतर गति, चक्र और जीवन में घूमते और बदलाव होने का संकेत देता है। यह नक्षत्र ये दर्शाता है कि इस नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले लोग मानव निर्मित चीजों, उपकरणों, मशीनों, कलाकृतियों से जुड़े हुए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हथियार, गहने और उपकरण बनाने वाले या किसी भी तरीके की मनुष्य निर्मित वस्तुएं। ये लोग अग्नि से, यानी अग्नि का मतलब यहाँ पे ऊर्जा से भी लिया जा सकता है। यानी इनकी ऊर्जा, इनकी शक्ति कभी कभी विनाश का कारण भी बन सकती है। यानी जैसे कि अग्नि जो है वो चीजों का विनाश कर सकती है, वैसे ही इनके गुण, इनकी आदतें भी जो है वो विनाशकारी हो सकती हैं। यानी कि इनके अंदर तेज मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन जब इनका कंट्रोल उस पर नहीं रहता है तो इनका क्रोध वहीं पर उनका नुकसान कर सकता है। नकारात्मक चीजों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि अभी हमने अग्नि के बारे में बात की, वैसे ही ये लोग विष से जुड़े हुए भी होते हैं, क्योंकि विष का कनेक्शन सर्प के साथ होता है। साथ ही ये द्रव यानी लिक्विड चीजों के बारे में भी बताता है, जैसे जल है, तेल है, औषधीय रस है। इन चीजों की ओर भी संकेत करता है। साथ ही इनसे जुड़े हुए औषधीय कार्यों में भी जुड़ा हुआ हो सकता है। या जो कार्य विष, द्रव या जलीय पदार्थों से जुड़े हुए हों, उनमें भी इनका इंटरेस्ट होता है। अपराध से जुड़े हुए पहलू भी कई बार इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यानी रॉबरी है, चीटिंग है या फिर चोरी चकारी है, उनसे भी ऐसे लोग कई बार जुड़े हुए होते हैं। ये नक्षत्र सभी प्रकार के चिकित्सकों को भी बताता है। यानी इसका संबंध उपचार से भी है, औषधि से भी है और चिकित्सा के ज्ञान से भी है। तो यानी अगर आपके ऊपर निगेटिव ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो आप निगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब आपके ऊपर पॉजिटिव चीजों का प्रभाव होता है तो डॉक्टरी जैसे पॉजिटिव कार्य को भी आप अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। कंद-मूल, फल, जड़ी-बूटियाँ या प्राकृतिक चीज़ों का ज्ञान, खेती, औषधियों से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब का भी संकेत ये नक्षत्र देता है। यानी कि हो सकता है व्यक्ति जड़ी-बूटियों से संबंधित किसी प्रकार की खेती का कार्य करता हो और उसी जड़ी-बूटियों को बेचकर वो अपना पालन-पोषण भी करता है और औषधीय कार्यों में मदद होने की वजह से अन्य लोगों की मदद भी कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो अधिष्ठित देवता हैं वो सर्प हैं, तो यह नक्षत्र आध्यात्मिक ज्ञान का भी मूर्त रूप है। यह ज्ञान उपकारक भी हो सकता है और विषैला भी। यानी ज्ञान जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा नहीं होता है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। यानी एक तरफ सर्प का जो डंक है वो जीवन समाप्त कर सकता है, लेकिन वहीं सर्प के जहर से बनने वाली औषधियां लोगों की जान भी बचा सकती हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया नाग के सिर पर संतुलित है। यानी नाग के सिर पर जो है वो पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और भगवान विष्णु उस ब्रह्मांडीय आसन पर विराजमान है। समुद्र मंथन की कथा जो है वो यहाँ पर कुछ और संकेत भी देती है। जैसे कि शेषनाग को रस्सी बनाकर मंदरांचल पर्वत को मथा गया था, तो वहां पर अमृत और विष दोनों ही उस समुद्र से बाहर आए थे। तो यहाँ पर अमृत जो है वो जीवन देने वाला है और वहीं पर विष जो है वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। तो इस प्रकार से सर्प जो है वो अच्छा और बुरा दोनों करने में सक्षम है। यानी आपके जीवन में दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप अच्छे प्रभावों से भी प्रभावित होकर जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप उसके नेगेटिव प्रभावों से प्रभावित होते हैं तो आप नेगेटिविटी की ओर भी जा सकते हैं। आगे एक आध्यात्मिक शिक्षक है जो ज्ञान के प्रसार से जुड़ा हुआ है। अगर इसके सकारात्मक गुणों की बात करें तो गहरा दार्शनिक स्वभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग चिंतनशील हो सकते हैं, कठोरता इनके अंदर देखी जा सकती है। साथ ही ऐसे लोग आत्मनिर्भर भी होते हैं और एकांत प्रिय भी होते हैं। जैसे यानी सांप अपने बिल में जाकर घुसकर चुपचाप बैठ जाता है, ऐसी तरीके से ऐसा व्यक्ति को भी एकांत जो है वो प्रिय होता है। इस व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत आकर्षण और सम्मोहक गुण भी देखे जा सकते हैं। साथ ही नवीनीकरण की क्षमता,
पुरानी प्रवृत्तियों के अपर्याप्त होने पर नई ऊर्जा को ग्रहण करना भी इनके स्वभाव में शामिल होता है। बौद्धिक विकास और नए प्रयासों के लिए ऐसे लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जीवन की धारणा को बदलने की क्षमता जो व्यक्ति को अचानक भिन्न परिस्थितियों में ले जा सकती है। ऐसे लोग कभी-कभी असभ्य, कठोर और स्वार्थी स्वभाव वाले भी हो जाते हैं। यानी इनका व्यवहार जो है वो विषैला हो जाता है और कई बार दूसरों के द्वारा किया गया अपमान ये सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से बदले की भावना भी इनके अंदर आ सकती है। सांप के द्वारा हम इनके प्रतीकात्मक गुणों को भी समझ सकते हैं। यानी जैसे सांप अपनी कैंचुली को उतारता है, जो नवीनीकरण और बदलाव का प्रतीक है। यानी ये संकेत देता है कि जीवन में यानी कि ये संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में मानसिकता के पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नई शुरुआत करना संभव हो सकता है, इसलिए उसको अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी अगर वो नवीनीकरण को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो जीवन में ज्यादा आगे जा सकता है। अश्लेषा नक्षत्र अत्यंत तीव्र, गहन और भेदक स्वभाव वाला होता है। इस नक्षत्र के जातक दूसरों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने में निपुण होते हैं। ये लोग अत्यधिक गणनात्मक, चालाक, कपटी, गोपनीय और असत्यवादी हो सकते हैं और सम्मोहक भी हो सकते हैं। शक्ति और नियंत्रण की अपनी इच्छा में अत्यंत निष्ठुर, ठंडे दिमाग वाले और खतरनाक भी कई बार सिद्ध हो जाते हैं। इन जातकों की स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता अत्यंत प्रबल होती है, जिसका श्रेय बुध ग्रह पर जाता है। अपने मन और दूसरों के मन को नियंत्रित करने के कारण ये लोग अत्यधिक अंतर्ज्ञानी हो जाते हैं। ये लोग गूढ़ विद्याओं जैसे तंत्र, मंत्र, काला जादू, गुप्त साधनाएं आदि में भी गहरी रुचि रख सकते हैं। लोग इनमें दक्ष भी होते हैं। मेषा नक्षत्र के जातकों की अक्सर नकारात्मक छवि बन जाती है। यानी ये निगेटिव गुण जो इनके अंदर दिखाई देते हैं, उसकी वजह से लोगों के सामने इनकी छवि हमेशा के लिए निगेटिव हो जाती है। प्रमुख कारण ये भी है कि आक्रामक ग्रह मंगल इस नक्षत्र में नीच का हो जाता है। मंगल पहले से ही एक पापी ग्रह है और इस नक्षत्र में इसकी निम्न और अत्यधिक पापकारी प्रवृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। इन सब के बावजूद आश्लेषा नक्षत्र के जातक अच्छे नेता बन सकते हैं। वो अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भी सफल हो सकते हैं। अब अगर हम इनके चारों पदों की बात करें, यानी इन पदों में जिनका जन्म हुआ है उनका व्यवहार किस प्रकार का हो सकता है, तो अश्लेषा नक्षत्र के सबसे पहले पद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला पद धनु नवांश में स्थित होता है, जिन पर बृहस्पति का प्रभाव देखा जा सकता है। कारण इस पद में जन्मे जातकों में भावनात्मक गहराई के साथ साथ दार्शनिक सोच भी पाई जाती है। ये लोग स्वभाव से केयरिंग होते हैं, संवेदनशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इनका मन आदर्शों, विश्वासों और नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित रहता है। जीवन में ये लोग अनेक स्रोतों से धन कमाने की क्षमता भी रखते हैं और दान, पुण्य या परोपकार में भी इंटरेस्ट लेते हैं। धनु नवांश के प्रभाव में ये जातक सामान्य अश्लेषा लोगों की तुलना में बहुत अधिक बहुमुखी होते हैं। ये सत्य की खोज, अध्ययन, आध्यात्मिक साधना, यात्रा या ज्ञान अर्जन के माध्यम से करना चाहते हैं। हालांकि इनके अंदर एक प्रकार की बेचैनी भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये भावनात्मक बंधनों से ऊपर उठकर किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। बृहस्पति का प्रभाव इन्हें नैतिकता और आदर्शों की ओर ले जाता है, लेकिन कई बार इनके आंतरिक उद्देश्य और बाहरी सिद्धांतों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी अंदर से इनके अंदर कुछ अलग चीजें चल रही होती हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होता है और बाहरी सिद्धांत इनको अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो उनके बीच में जो है वो टकराव की स्थिति बन जाती है। यानी ये लोग बहुत ज्यादा भ्रमित स्थिति में जो है वो आ जाते हैं। यही संघर्ष इनके व्यक्तित्व को गहराई प्रदान करता है और इसी की वजह से इनके जीवन में मैच्योरिटी आती है। अब अगर हम अश्लेषा के द्वितीय पद की बात करें तो ये पद मकर नवांश में होता है और इस पर शनि का शासन होता है। यह पद अश्लेषा का सबसे व्यावहारिक, अनुशासित और रणनीतिक माना जा सकता है। इस पदा में जन्मे जातक चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं। ये लोग भावनाओं को समझते तो हैं लेकिन उन्हें खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते हैं। यानी कि कहा जाए तो ये दूसरे की भावनाओं को समझ तो बहुत जल्दी जाते हैं,
लेकिन कई बार अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोग अपने हित के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। यानी अगर इन्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत महसूस होती है, तो ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शनि के प्रभाव के कारण इनमें धैर्य, नियंत्रण और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की क्षमता भी देखी जा सकती है। लोग अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं और सीधे टकराव से बचते हैं। यानी आमने सामने किसी के आना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। इनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रित रहती हैं और ये परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। ये उस चीज का क्या रिजल्ट आ सकता है, इस चीज को लेकर भी ये सचेत रहते हैं और उन चीजों को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। पेशेवर जीवन में ये अच्छे आयोजक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, साथ ही योजना बनाकर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि योजना बनाकर कार्य करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। पेशेवर जीवन में ये लोग अच्छे आयोजक होते हैं, सलाहकार होते हैं, प्रबंधक या रणनीतिकार होते हैं, क्योंकि इन्हें योजना बनाकर कार्य करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इन सभी कार्यों में योजना और धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हालांकि भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति के कारण इनके भीतर आंतरिक तनाव भी देखा जा सकता है। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने भावनात्मक संबंधों को भी साधन की तरह प्रयोग करते हैं। यानी कि ये अपने इमोशन वहीं खर्च करते हैं जहां पर इन्हें किसी तरीके का बेनिफिट दिखाई दे रहा होता है। फिर भी सही दिशा मिलने पर ये व्यक्ति अत्यंत सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करता है। अब अगर अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय पदा की बात की जाए तो ये कुंभ नवांश में स्थित होता है, जिसके कारण इस पर शनि और राहु की प्रवृत्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पदा में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत रहस्यमयी होते हैं, गुप्त स्वभाव वाले होते हैं और भीतर से अलग थलग रहने वाले होते हैं। ये अपनी भावनाओं और विचारों को बहुत कम लोगों के साथ साझा करते हैं। पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार इन जातकों में त्वचा से संबंधित रोगों की संभावना अधिक पाई जाती है। कुंभ नवांश का प्रभाव इन्हें बौद्धिक, नवाचारी और सामाजिक संरचनाओं को समझने वाला बनाता है। ये लोग समूहों, संस्थाओं और बड़े सिस्टम के भीतर भी काम करना पसंद करते हैं, विशेषकर ऐसे कार्य जिनमें शोध, विश्लेषण और सुधार की आवश्यकता हो। इनकी सोच सामान्य और मौलिक होती है। भावनात्मक रूप से ये लोग दूरी बनाए रखते हैं, जिससे कभी कभी अकेलापन भी महसूस करते हैं। साथ ही अस्थिरता की भावना भी आ सकती है। फिर भी इनके भीतर छिपी हुई गतिशीलताओं और लोगों के मनोविज्ञान को समझने की गहरी क्षमता होती है। यह पदार्थ समाज सुधारक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक या विलक्षण विचारक उत्पन्न कर सकती है, जो समाज में बदलने की शक्ति रखते हैं। अब अगर अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद की बात की जाए तो ये मीन नवांश में आता है और इस पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। यह पदा अश्लेषा का सबसे भावनात्मक, संवेदनशील और कल्पनाशील भाग माना जाता है। इस पदा में जन्मे जातक किसी भी गलती या समस्या की जिम्मेदारी स्वयं लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें अपनी माता से विशेष रूप से धन, सुख और भावनात्मक समर्थन की प्राप्ति होती है। मीन नवांश के कारण ये लोग अत्यंत कोमल हृदय वाले होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनके भीतर गहरी भावनात्मक स्मृतियां और कार्मिक प्रभाव संचित रहते हैं। तो कला, संगीत, आध्यात्मिकता, उपचार और मानसिक क्षमताओं की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि इनकी संवेदनाएं कभी-कभी पलायनवाद की ओर ले जा सकती हैं, यानी ये वास्तविकता से बचने का प्रयास करते हैं। फिर भी यह पदा अश्लेषा के रहस्यमय उस और उपचारात्मक गुणों को सबसे अधिक प्रकट करता है। ऐसे जातक अक्सर एकांत पसंद करते हैं, ध्यान, सेवा या आंतरिक यात्राओं के माध्यम से जीवन के अर्थ को खोजते हैं और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। यानी ऐसे लोग स्वयं तो जीवन में चीजों को, ज्ञान को खोजने की कोशिश करते ही हैं और उस ज्ञान को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का मार्गदर्शन भी करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जानने के बाद हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस नक्षत्र में कौन से कार्य करना शुभ होता है और कौन से कार्य कठिनता लेकर आ सकते हैं या निगेटिव प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले शुभ कार्यों की बात करें तो इस नक्षत्र में पढ़ाई करना, शोध करना या परीक्षा
परीक्षा की तैयारी करना बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस नक्षत्र में अगर हम किसी कार्य की योजना तैयार करते हैं तो उस योजना में भी हमें सफलता की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो योजना भी हमारी जो है वो सफल हो सकती है। अगर यहाँ पर व्यक्ति किसी तरीके की तंत्र मंत्र साधना करना आरंभ करता है तो इस नक्षत्र में वो कार्य करना भी सफल हो सकता है, यानी उन चीजों में भी सफलता व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। अगर व्यक्ति ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो वो इस नक्षत्र में शुरू करना भी अच्छा रहता है। अगर व्यक्ति औषधि से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाहता है या आयुर्वेद से जुड़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई करना चाहता है या उपचार से जुड़े हुए किसी कार्य में संलग्न होना चाहता है तो वो भी इस नक्षत्र के लिए अच्छे होते हैं। जासूसी हो, खोज हो, रहस्यमय विषयों का अध्ययन हो, उनके लिए भी यह नक्षत्र शुभ समय के रूप में आता है, यानी कि इस समय पर व्यक्ति इन कार्यों को भी आरंभ कर सकता है। लेखन है, गुप्त समझौते हैं, कागजी कार्रवाई है या किसी पुराने कार्य को अगर समाप्त करना है तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र में करना शुभ होता है। अब हमें ये समझना है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो अश्लेषा नक्षत्र में करना अशुभ माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र में विवाह है, सगाई है, प्रेम संबंध शुरू करना है, ऐसे कार्य जो है वो वर्जित हैं, यानी इस तरीके के कार्यों को अश्लेषा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र में वर्जित है, यानी कि उस इस नक्षत्र में गृह प्रवेश करना भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। नया कोई व्यवसाय आरंभ करना हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो वो भी इस नक्षत्र के लिए शुभ नहीं होता है। किसी लंबी यात्रा की शुरुआत अगर करनी हो तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र के लिए अच्छी नहीं समझी जाती है। कोई नए साझेदारी का बिजनेस करना हो, किसी पर भरोसे का रिश्ता बनाना हो तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र में शुभ नहीं होता है। किसी भी तरीके का उत्सव या मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में शुभ नहीं समझा जाता है। इस नक्षत्र वालों को ये भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इनकी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, इनके अंदर क्रोध, छल और जल्दबाजी देखी जाती है, तो इन्हें इन चीजों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, यानी कि इन आदतों की वजह से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, खासकर अगर रिश्तों से जुड़ा हुआ कोई निर्णय है तो उसमें इन्हें समय लगाना चाहिए, यानी बहुत जल्दबाजी में इस निर्णय को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अश्लेषा नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।